दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMMSY के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दी। स्मार्ट सिटी मिशन एक मूल्यांकन रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की गई। वार्षिक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023 जारी की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता की कार्यप्रणाली की समीक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण की एक पक्षीय आदेश पारित करने की प्रवृत्ति की आलोचना की। इसरो ने भारत में मीथेन उत्सर्जन की अंतरिक्ष से निगरानी विषय पर एक अध्ययन प्रकाशित किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना यानी PMMKSSY को मंजूरी दी। PMMKSSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के तहत केंद्रीय क्षेत्र की एक उप योजना है। PMMSY की शुरुआत वर्ष 2020 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने की थी। इसका लक्ष्य भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के सतत और जिम्मेदारी पूर्ण विकास के माध्यम से नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन लाना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दो घटक हैं, केंद्र प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय क्षेत्रक योजना। PMMKSSY योजना के बारे में बात करें तो इसकी कार्यान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक है। ये योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। इसके लिए मंजूर की गई कुल परिव्यय राशि 6000 करोड़ रुपए है। कुल परिव्यय राशि का 50% सार्वजनिक वित्त के माध्यम से प्राप्त होगा। इसमें विश्व बैंक और फ्रांस के एजेंस फ्रांसे दे डेवलपमेंट AFD का योगदान भी शामिल है। शेष 50% राशि लाभार्थियों और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी। इस योजना के लाभार्थी होंगे मछुआरे, मत्स्य किसान, मत्स्य श्रमिक, मछली विक्रेता, समिति देयता भागीदारी यानी LLPs, सहकारी समितियां, फेडरेशन, स्वयं सहायता समूह यानी SHGs तथा मत्स्य किसान उत्पादक संगठन जैसे ग्राम स्तरीय संगठन। आइए अब इस योजना के घटक यानी कार्यान्वयन रणनीति के बारे में भी जान लेते हैं। मात्स्यिकी क्षेत्र को औपचारिक गतिविधि बनाना तथा मात्स्यिकी से संबंधित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समर्थन प्रदान करना। इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय मात्स्यिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP बनाया जाएगा। साथ ही जलीय कृषि बीमा को अपनाने में मदद करना, मात्स्यिकी क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार के लिए सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करना, मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के संरक्षण व गुणवत्ता आश्वासन संबंधी प्रणालियों को अपनाना तथा उनका विस्तार करना और साथ ही परियोजना प्रबंधन, निगरानी और रिपोर्टिंग के तहत परियोजना प्रबंधन इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। आखिर में बात करते हैं मात्स्यिकी क्षेत्र से संबंधित अन्य सुर्खियों के बारे में। मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष FIDF पर लिए गए निर्णय के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने FIDF को अगले 3 वर्षों के लिए यानी साल 2025 से 26 तक बढ़ा दिया है। इसे साल 2018-19 में शुरू किया गया था। इस कोष का उद्देश्य मात्स्यिकी से संबंधित अवसंरचनाओं का निर्माण और आधुनिकीकरण करना है। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड इसकी नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC तथा सभी अनुसूचित बैंक ऋण देने वाले नोडल संस्थान हैं। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर का। स्मार्ट सिटी मिशन एक मूल्यांकन रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट आवासन और शहरी मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने प्रस्तुत की है। इसमें SCM की प्रगति को प्रभावित करने वाली समस्याओं और चुनौतियों का आकलन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में। इस मिशन को साल 2015 में शुरू किया गया था। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके नोडल मंत्रालय का नाम है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। इसका उद्देश्य है ऐसे शहरों को बढ़ावा देना जो मुख्य अवसंरचना तथा स्वच्छ और सतत वातावरण प्रदान करते हों, साथ ही स्मार्ट समाधानों के माध्यम से अपने नागरिकों को गुणवत्ता युक्त गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करते हों।
योजना के तहत अब तक 4 दौरों में सिटी चैलेंज प्रक्रिया के माध्यम से 100 शहरों का चयन किया गया है। चलिए अब इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला मुख्य बिंदु है परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन। रिपोर्ट में समिति ने इससे संबंधित विविध समस्याओं का उल्लेख किया है, जैसे कि परियोजनाओं में बार-बार बदलाव करना या उन्हें बीच में ही बंद करना, पर्याप्त वित्त का अभाव, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अलग-अलग शहरों की प्रगति में असमानता आदि। साथ ही एकीकृत निगरानी तंत्र का अभाव और अलग-अलग शहर बेहतर पद्धतियों को सीखने के लिए आपस में समन्वय व वार्ता नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्य अवसंरचना परियोजनाओं जैसे सामाजिक अवसंरचना, स्मार्ट ऊर्जा आदि पर कम ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा मुख्य बिंदु है गवर्नेंस और क्षमता। समिति ने इनसे संबंधित कई समस्याओं का उल्लेख किया है, जैसे कि स्मार्ट शहरों के सीईओस का बार-बार स्थानांतरण करना, परिभाषित गवर्नेंस संरचना और निगरानी क्षमता का अभाव तथा जनप्रतिनिधियों के साथ पर्याप्त परामर्श नहीं करना इत्यादि। हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा छोटे केंद्र शासित प्रदेशों के स्मार्ट शहरों में परियोजनाओं से जुड़ी कार्यान्वयन क्षमता का अभाव है। अब समझते हैं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बारे में। ग्रीनफील्ड विकास के लिए मास्टर प्लान की अगुवाई केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिए। स्मार्ट शहरों के स्पेशल पर्पस व्हीकल्स SPVs के CEOs के लिए निश्चित कार्यकाल का प्रावधान करना चाहिए। SCM परियोजनाओं का थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। SCM के दूसरे चरण का शुभारंभ करने की आवश्यकता है। इसके लिए SPVs के अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए बड़ी संख्या में शहरों व क्षेत्रों को कवर करने की जरूरत है और व्यापक और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण शहर परियोजनाओं पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इसके लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को लागू करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की तरफ। वार्षिक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG ने जारी किया है। यह रिपोर्ट ई सेवा वितरण को बढ़ाने की दिशा में की गई पहलों को रेखांकित करती है। ई सेवा वितरण में इलेक्ट्रॉनिक मोड में सार्वजनिक या अन्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे ऑनलाइन फॉर्म्स और आवेदनों की प्राप्ति, लाइसेंस जारी करना या देना, धन की प्राप्ति या भुगतान आदि। चलिए अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर सबसे अधिक ई सेवाएं प्रदान करता है। NESDA 2023 के आकलन के तहत कुल अनिवार्य ई सेवाओं में से 76% ई सेवाएं दी जा रही हैं। NESDA 2019 के तहत कुल अनिवार्य ई सेवाओं में 48% तथा NESDA 2021 के अंतर्गत 69% ई सेवाएं दी जा रही थी। जम्मू कश्मीर, केरल, असम और ओडिशा अपनी 100% सेवाएं निर्धारित किए गए एकल एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल के माध्यम से प्रदान करते हैं और पर्यटन क्षेत्र में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 23 में सभी अनिवार्य ई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं और ई सेवा वितरण के महत्व को समझते हैं। पहले बात करते हैं नागरिकों के लिए ई सेवा के महत्व के बारे में। इससे नागरिकों का सशक्तिकरण होता है और उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। बिचौलियों को हटाकर सेवाओं तक बेहतर पहुंच संभव हो पाती है। साथ ही सरकारों के लिए भी ई सेवा काफी महत्वपूर्ण है। तथ्य आधारित या डेटा संचालित निर्णय लेने में मदद मिलती है। लाभार्थियों को शामिल करने या छूट जाने से संबंधित त्रुटियों को कम करके संसाधनों का बेहतर दोहन सुनिश्चित होता है व लागत दक्षता आती है। अब समझते हैं इस ओर आने वाली अन्य चुनौतियों के बारे में। डिजिटल विभाजन, मानकीकरण और अंतर संचालनीयता की कमी, नौकरशाही की अल्प सक्रियता के कारण बदलावों को अपनाने से जुड़ा मुद्दा, साइबर सुरक्षा से संबंधित चिंताएं आदि। ई सेवा वितरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। ई उन्नत जम्मू और कश्मीर एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल, निवेश मित्र उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, सेवा सिंधु कर्नाटक नागरिकों को घर पर ही सेवाएं प्रदान करना आदि। अब बढ़ते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की तरफ। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता की कार्य प्रणाली की समीक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की।
विधिक सेवा प्राधिकरण LSA अधिनियम 1987 का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करना है। ये अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39A को प्रभावी बनाता है। अनुच्छेद 39A के तहत सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे तथा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करे। ये कानूनी सेवा प्रदायगी में शीर्ष संगठन के रूप में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA नालसा का गठन करता है। NALSA कानूनी सहायता संबंधी नीतियों और गतिविधियों को तैयार व उनकी निगरानी करता है। साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय, विधिक सेवा समिति, प्रत्येक राज्य में राज्य LSAs, प्रत्येक उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय LSC और जिलों में जिला LSAs के गठन का भी प्रावधान करता है। LSA की गतिविधियों में कानूनी सहायता और सलाह उपलब्ध करवाना, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को लागू करना तथा पीड़ितों के लिए मुआवजा योजनाओं को लागू करना शामिल है। खबर के आखिर में बात करते हैं निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में आने वाली समस्याओं और उनसे जुड़ी समिति की सिफारिशों के बारे में। पहली समस्या है जागरूकता एवं कानूनी शिक्षा का अभाव होना, जिसके समाधान के लिए समिति ने कानूनी शिक्षा के लिए व्यापक मास मीडिया अभियान शुरू करने की सिफारिश की है। वहीं अगली समस्या है NALSA को दिए जाने वाले सहायता अनुदान का स्थिर बना रहना और आवंटित निधि में गिरावट आना। इस समस्या के निदान हेतु समिति ने सिफारिश की है कि NALSA नालसा की सहायता अनुदान में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। एक अन्य प्रमुख समस्या है कि वकील निशुल्क सेवाएं प्रदान करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए NALSA नालसा को वकीलों को पर्याप्त प्रतिपूर्ति देनी चाहिए तथा कानूनी सहायता सेवाओं की प्रभावकारिता और जवाबदेही की निगरानी करनी चाहिए। समिति शक्तियों, उचित प्रक्रिया की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण लोक अदालतें प्रभावी निर्णय नहीं दे पा रही है, जिस वजह से समिति ने सिफारिश की है कि लोक अदालतों को पर्याप्त शक्तियों, उचित प्रक्रिया, बुनियादी ढांचे, कार्यबल और आधुनिक तकनीक के साथ मजबूत किया जाना चाहिए। इससे जुड़ी आखिरी मुख्य समस्या है पैरा लीगल वॉलंटियर्स PLVs का कम उपयोग। पैरा लीगल वॉलंटियर्स LSA और लोक अदालतों की सहायता करते हैं, इसलिए समिति ने यह सिफारिश की है कि पर्याप्त प्रतिपूर्ति और सहायता के साथ PLVs में क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं पांचवी मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की एक पक्षीय आदेश पारित करने की प्रवृत्ति की आलोचना की। NGT ने स्वतः संज्ञान कार्यवाही के तहत एक पक्षीय आदेश पारित कर अपीलकर्ताओं को मुआवजे के भुगतान का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ इसी आदेश के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक पक्षीय आदेश वो आदेश होता है जो दूसरे पक्ष का जवाब सुने बगैर पारित कर दिया जाता है। अब समझते हैं कि NGT के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। बार बार एक तरफा निर्णय लेने, आदेश पारित करने के बाद उसकी समीक्षा हेतु अपील की सुनवाई करने और फिर उस अपील को खारिज करने की परिपाटी सी बन गई है। किसी क्षति के लिए भारी जुर्माना लगाना पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है और अधिकरण को न्याय और उचित प्रक्रिया के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रक्रिया के स्तर पर सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करनी चाहिए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के बारे में समझते हैं। यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह एक विशेषीकृत संस्था है। इसे पर्यावरणीय विवादों से जुड़े अलग अलग मुद्दों के निपटान के लिए विशेषज्ञता हासिल है और साथ ही ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर आदेश या निर्णय देता है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानों से बंधा नहीं है। इसके संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जो NGT की प्रधान पीठ में बैठता है। इसमें कम से कम 10 और अधिकतम 20 न्यायिक सदस्य होते हैं तथा इसमें कम से कम 10 और अधिकतम 20 विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं। NGT का क्षेत्राधिकार कुछ अधिनियमों के तहत सभी तरह के सिविल मामलों में है। ये अधिनियम इस प्रकार हैं: जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002। अब रुख करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। इसरो ने भारत में मीथेन उत्सर्जन की अंतरिक्ष से निगरानी विषय पर एक अध्ययन प्रकाशित किया। यह अध्ययन उपग्रह डेटा का उपयोग करके संपन्न किया गया था। इसके तहत अधिक मीथेन उत्सर्जन करने वाले क्षेत्रों यानी हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है। यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रयास है। अध्ययन के लिए नासा के अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सेंटिनल 5P ट्रोपोमी से प्राप्त डेटा का उपयोग किया गया था। अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। भारत के अलग अलग शहरी केंद्रों में मीथेन पॉइंट सोर्सेज में वृद्धि का पता चला है। पॉइंट सोर्सेज से आशय है किसी स्थानीय क्षेत्र में अधिक मीथेन उत्सर्जन करने वाली गतिविधि या जगह। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में कुल कार्बन उत्सर्जन में से 14.43% मीथेन के कारण होता है। सेंट्रल मुंबई में एक सीवेज आउटलेट, अहमदाबाद का पिराना लैंडफिल और सूरत का खजोद लैंडफिल भारत में 3 सबसे गंभीर स्थिति वाले मीथेन उत्सर्जन हॉटस्पॉट्स है। इस खबर की बेहतर समझ के लिए पहले मीथेन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। मीथेन यानी CH4 एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। 100 साल के समय पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन में 28 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग करने की क्षमता है। यह CO2 के बाद जलवायु परिवर्तन में दूसरी सर्वाधिक योगदान करने वाली गैस है। मीथेन अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है। इसका अर्थ है कि यह वायुमंडल में कम समय तक रहती है, लेकिन इसका ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव अधिक है। इसका वायुमंडल पर अधिक तात्कालिक और गंभीर तापन प्रभाव पड़ता है। यह रासायनिक अभिक्रिया द्वारा शोभ मंडलीय ओजोन यानी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन नामक हानिकारक वायु प्रदूषक गैस के उत्पन्न होने में भी योगदान करती है। मीथेन उत्सर्जन के स्रोत क्या हैं? चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। ठोस अपशिष्ट या लैंडफिल, यह भारत में मानव जनित मीथेन उत्सर्जन के लगभग 20% के लिए जिम्मेदार है। जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, तेल और गैस क्षेत्र तथा तेल रिफाइनरियों से होने वाला रिसाव। कृषि कार्य, मवेशियों में होने वाला आंत्र किण्वन यानी एंट्रिक फर्मेंटेशन और चावल की खेती। इसके अलावा कुछ अन्य स्रोत भी हैं, जैसे कि आर्द्र भूमियां, वस्त्र उद्योग आदि। खबर के आखिर में मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक पहलों की। UNEP वैश्विक मीथेन पहल। ये पहल निकट अवधि में लागत प्रभावी तरीके से मीथेन उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा दे रही है। ग्लोबल मीथेन प्लेज, इसके तहत 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 2020 के स्तर से कम 30% की कटौती करने का संकल्प लिया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत ने इस संकल्प पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब बात करते हैं भारत द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना। ये पहल अपशिष्ट को संसाधनों में बदलने और मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए शुरू की गई है। राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, इसका उद्देश्य जैविक अपशिष्ट स्रोतों से उत्सर्जित मीथेन को कैप्चर करना और उसका उपयोग करना है। चलिए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है आइसलैंड। इस देश की राजधानी है रिक्याविक। हाल ही में आइसलैंड में एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और साथ ही एक नॉर्डिक देश भी है। इसके अलावा अन्य नॉर्डिक देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। इसकी तट रेखा उत्तर में ग्रीनलैंड सागर, पूर्व में नॉर्वेजियन सागर, दक्षिण एवं पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा उत्तर पश्चिम में डेनमार्क जलडमरू मध्य से मिलती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेनमार्क जलडमरू मध्य इसे ग्रीनलैंड से अलग करता है। आखिर में अब इस देश की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। आइसलैंड का अधिकांश भाग आग्नेय बेसाल्ट चट्टानों से बना है। यह मध्य अटलांटिक कटक पर स्थित है। इस कटक का निर्माण एक अपसारी यानी डाइवर्जेंट प्लेट सीमा पर हुआ है। इस सीमा पर उत्तरी अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस देश का उच्चतम बिंदु है वेनेडल्स पीक और इस देश की सबसे लंबी नदी है जोरसा नदी।
चलिए बुलेटिन के आखिर में अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि सभी विनियमित संस्थाएं खुदरा और एमएसएमई उधारकर्ताओं को की फैक्ट स्टेटमेंट प्रदान करें। म्यांमार के विद्रोहियों ने पलेतवा शहर पर कब्जा कर लिया है। इसका कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हाल ही में क्षुद्र ग्रह 2024 BX1 से खंडित हुए उल्कापिंड टुकड़ों का अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन से ये पता चला है कि ये टुकड़े ऑबराइट्स उल्कापिंड का हिस्सा है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में एकत्र किए गए नेचुरल गैस फ्लेयर नमूनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन अनुमानों में अधिक भिन्नता का पता चला है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्रियों ने गुजरात और महाराष्ट्र में लाभार्थियों के लिए स्थानीय कंटेंट में किलकारी कार्यक्रम लॉन्च किया। विदेश में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों को सहायता को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को तकनीकी शिक्षा में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु सक्षम बनाना है। तेलंगाना राज्य वन्य जीव बोर्ड ने ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व के बीच स्थित गलियारा क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत 3 नई पहलें आरंभ की हैं। PMFBY के तहत फसल बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक की अवधि के लिए व्यापक फसल बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।